हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वह टॉपिक है उपज के संबंध में। और इस उपज के संबंध में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वह मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह जो उपज के संबंध में है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खरीफ उपजों के अंतर्गत वह कौन सी उपज है। खरीफ, ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे, कि खरीफ उपजों के अंतर्गत वह कौन सी उपज है जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सर्वाधिक क्या किया गया, उसमें वृद्धि की गई है। तो एक कर दे रहा हूं कि खरीफ उपजों के अंतर्गत में वह कौन सी उपज है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका एक सामान्य सा आंसर है नाइजर सीड। खरीफ उपजों के अंतर्गत में नाइजर सीड वह उपज है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अब आप कहेंगे सर यह ठीक है कि खरीफ उपजों के अंतर्गत में नाइजर सीड इस वर्ष ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष मतलब 2024 में नाइजर सीड वह उपज है जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अब कहेंगे सर ठीक है, नाइजर सीड हम जान गए और यदि प्रश्न में आता है तो नाइजर सीड को हम टिक कर देंगे। तो लेकिन यह कुछ स्टूडेंट्स यह कह सकते हैं कि सर अभी आपने बताया तो एक दिन दो दिन मतलब हमें बिल्कुल कंफर्म रहेगा, लेकिन यह संभावना तो जरूर है कि एक हफ्ते बाद यह जो नाइजर सीड है जो आपने बताया है, जो नाइजर सीड उपज के बारे में बताया है, यह हमें याद रहेगा कि नहीं। नाइजर सीड को हम कंफ्यूज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 1-2 महीना बाद या 6 महीना बाद यदि एग्ज़ाम हमारा है तो उसमें नाइजर सीड हमको याद रहेगा कि नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि हमारा 1 हफ्ता 10 दिन बाद, 1 महीना 2 महीना बाद, और यहाँ तक कि अगर 6 महीना बाद पेपर है तो वह पूरी तरह से भूल जाए कि नाइजर सीड ही वह उपज है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस वर्ष जो 2024 में है, यह नाइजर सीड को याद आपको रखना है। 2024 में खरीफ उपजों के अंतर्गत में यही नाइजर सीड वह उपज है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप नाइजर सीड जो है यह शब्द एक ऐसा कोई ट्रिक बता दीजिए कि यदि हमारा परीक्षा जो है 6 महीने बाद भी हो तो वह अच्छे से याद रहे, मतलब बहुत अच्छी तरह याद हो, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यह नाइजर सीड जो शब्द है तो ठीक है, मैं इसमें एक आपको दिलचस्प तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका मई जून गर्मी का महीना है, मई जून जो है वो गर्मी का महीना चल रहा है, और यदि कोई व्यक्ति आपको रात में कहता है कि ऐसा है कि आप रज़ाई ओढ़ लीजिए। देखिए मैं एक दिलचस्प आपको यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, दिलचस्प उदाहरण बता रहा हूँ, समझ लीजिए कि यदि मई जून का महीना है और मैदानी इलाका है, मतलब कि पहाड़ का क्षेत्र नहीं है, मतलब वह मैदानी इलाका जहाँ बहुत भीषण गर्मी मई जून में पड़ती है, यदि उस क्षेत्र में आप रह रहे हैं और रात का समय है और यदि कोई व्यक्ति कहता है ऐसा है आप रजाई ओढ़ के सो जाइए, तो कोई आप कहेंगे कि क्यों, इतनी गर्मी में तो रजाई ओढ़ा ही नहीं जा सकता है, मतलब यदि रजाई का इस्तेमाल करेंगे तो नींद हमारे आएगी ही नहीं। तो आप यही कहेंगे ना उस व्यक्ति से कि नहीं, रजाई नहीं चाहिए मुझे। अब इस वाक्य को जो है वह बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप मई जून में यदि कोई आपको रजाई दे और कहे इसको आप इस्तेमाल कीजिए, ओढ़ लीजिए और सो जाइए आराम से, तो आप कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, रजाई नहीं चाहिए। बस इतना सा यदि आप वाक्य याद रखेंगे तो यह जो प्रश्न है ना मैं अभी बता रहा था नाइजर सीड के संबंध में, वो आपको याद हो जाएगा। अब कैसे याद होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो नाइजर सीड जो शब्द है उसमें से आप सीड शब्द को हटा दीजिए। नाइजर सीड में ध्यान दीजिएगा,
कि नाइजर सीड में सीड शब्द को आप अलग कर दीजिए, बचता है नाइजर। नाइजर, तो ध्यान दीजिएगा कि नाइजर सीड जो है शब्द, यदि आप उसको नाइजर सीड में से सीड शब्द हटा दें और जो नाइजर है उसको यदि आप उल्टा कर दें तो आपका कुछ इस तरह से होगा, र ज ई ना। मतलब कि जो मैंने उदाहरण दिया है ना कि रजाई नहीं चाहिए, तो कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता ही कुछ शब्द बन रहा है कि रजाई ना, मतलब रजाई नहीं चाहिए। तो यदि आप इस जो मैंने बताया है वाक्य कि रजाई नहीं चाहिए, मतलब जून जुलाई में या मई जून जो गर्मी भीषण पड़ती है मैदानी इलाके में, उसमें आप रजाई नहीं चाहिए ऐसा कह सकते हैं यदि कोई इस्तेमाल करने के लिए कहे। तो इसी शब्द से मिलता जुलता जो है वह आपका जो नाइजर सीड है, तो सीड को अलग कीजिए और नाइजर को जब आप उल्टा करेंगे तो होगा र ज ई ना, ठीक है ना, मतलब रजाई नहीं चाहिए। तो यदि इस शब्द से आप मिलाकर नाइजर सीड को याद रखेंगे तो मैं समझता हूँ एक बहुत लंबे समय तक आपको यह सेंटेंस आपको तुरंत याद आ जाएगा। मतलब यदि आपके सामने 4 विकल्प हो, उसमें एक विकल्प नाइजर सीड हो और आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो रजाई नहीं चाहिए इस वाक्य से लेकर आप यदि गेस करेंगे तो एक हल्का सा हिंट, कहते हैं ना कि प्रश्न में एक हल्का सा हिंट यदि याद आ जाता है मन में, तो वह प्रश्न का पूरा रूपरेखा आप क्या कर सकते हैं, आपको समझ आ जाता है। तो ये रजाई नहीं चाहिए यदि भूल जाए नाइजर सीड शब्द, तो रजाई नहीं चाहिए इस वाक्य को आप याद करेंगे कुछ कुछ, तो तुरंत ही एक हल्का सा हिंट पा जाएंगे और आप गेस कर लेंगे कि यह नाइजर सीड ही वह उपज है। मतलब 2024 में खरीफ उपजों के अंतर्गत में नाइजर सीड वह उपज है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो सिविल सर्विसेज परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और वह यह टॉपिक है कि इस वर्ष मतलब कि 2024 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है उसका आधार, उसकी रूपरेखा क्या है। तो यह है कि मैं इसको बहुत ही साधारण से शब्दों में बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही आसान शब्दों में इसको क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। कोई आवश्यक नहीं है कि भारत के किसी एक राज्य में यदि कोई फसल पैदा हो रही है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह फसल दूसरे राज्य में न पैदा हो। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो एक से अधिक राज्यों में पैदा होती है, मतलब उनकी पैदावार होती है। तो यही मैं क्लियर कर रहा हूं कि कोई भी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह तय कैसे किया जाता है, इसको मैं आसान शब्दों में क्लियर कर रहा हूं कि यदि कोई उपज भारत के एक से अधिक राज्य जैसे 2, 3, 4 इन राज्यों में जो उपज है होती है किसानों के द्वारा, तो यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक राज्य में उपज पर जो लागत होता है, जो किसानों को उपज पे जो लागत लगती है, जो कीमत लगती है, वह आवश्यक नहीं है कि एक राज्य में जितना लागत लगता हो किसी उपज पर वह दूसरे राज्य में सेम टू सेम लगता हो। क्योंकि कहीं पानी का जो है सुविधा आसानी से होता है, कहीं पानी का सुविधा आसानी से नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर क्या है कि किसान जो होते हैं उनको उत्पादन का जो लागत है उस वह क्या होता है, बढ़ जाता है किन्हीं कारणों से, ठीक है ना। मतलब कि कई ऐसे रीज़न होते हैं कि किसी राज्य में जो किसान होते हैं वह उत्पादन का जो लागत है उनका कम होता है, लेकिन वही उपज जो है दूसरे राज्य में किसानों के लिए थोड़ा सा उनके उत्पादन की लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। खाद, पानी, मतलब कई रीज़न होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि वह कोई भी उपज जो है वह संपूर्ण भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के किसान यदि उस उपज को पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना, उस उपज की पैदावार कर रहे हैं, तो
उस उपज पर उत्पादन की जो लागत लग रही है उसको सभी राज्यों में ध्यान रखते हुए उसमें औसत, ध्यान रखिएगा, एवरेज मतलब कि औसत उत्पादन लागत, मतलब कि पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए औसत उत्पादन लागत कितनी लग रही है, इसी के आधार पर न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसको निर्धारित किया जाता है। और वह क्या होता है कि जो उत्पादन लागत है किसी भी उपज का, यदि 100 रुपये है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उसका क्या हो जाएगा, उसका जो रेट हो जाएगा वो होगा आपका 150, मतलब कि 1.5 गुना ज़्यादा, मतलब कि उत्पादन लागत जो लगता है उसका 1.5 गुना ज़्यादा, मतलब कि यदि 100 रुपये उत्पादन लागत है तो वह बढ़कर कितना हो जाएगा, 1.5 गुना, 150, मतलब कि इस पर जो आपका प्रॉफिट होगा वह होगा आपका 50%, मतलब कि 50% बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको 2 टॉपिक बताया कि इस वर्ष मतलब 2024 में खरीफ फसलों के अंतर्गत में वह कौन सी फसल है जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या है, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो वह आंसर है कि नाइजर सीड। नाइजर सीड वह उपज है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। और यह क्या है, खरीफ उपजों के संबंध में। और न्यूनतम, सेकंड टॉपिक क्या मैंने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस प्रकार तय किया जाता है। तो यह किस प्रकार तय किया जाता है, उत्पादन लागत का 1.5 गुना ज़्यादा, मतलब कि 50% लाभ लेते हुए 1.5 गुना ज़्यादा, किससे, उत्पादन लागत से। तो मैंने उपज के संबंध में यह 2 जो टॉपिक बताया है यह खास तौर से सिविल सर्विसेज परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। और आगे भी जो मैं यहाँ क्लास में आपको किसी भी टॉपिक के संबंध में जब मैं क्लियर करूँगा तो थोड़ा सा मैं दिलचस्प उसे बनाते हुए क्लियर करूँगा। जो क्लास मैं लूँगा आपका थोड़ा सा दिलचस्प बनाते हुए लूँगा, जिससे कोई भी टॉपिक है वह आपको परीक्षा तक, मतलब कि कहने का मतलब यह है एक लंबे समय तक के लिए वह टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद हो। अब क्या है कि आपको मेरी जो क्लास है वो कैसा आपको लग रहा है, इसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।